नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो क्या है आज के डिफेंस अपडेट्स, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना के टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर आ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय नौसेना का टेडबीएफ प्रोग्राम है, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो प्रोग्राम है, उसकी जो लागत है वो AMCA के बराबर आने वाली है। और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी टेडबीएफ के डेवलपमेंट पर काफी तेजी से कार्य कर रही है। आपको मैं बता दूं कि AMCA के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा और टेडबीएफ में भी करीबन 14,000 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आ सकता है। ऐसे में भारतीय नौसेना चाहती है कि वो साल 2032 तक स्वदेशी रूप से विकसित किए गए डेक बेस्ड फाइटर जेटों को शामिल करे, ताकि MiG-29 के फाइटर जेट्स को बाहर किया जा सके। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारतीय नौसेना करीबन 45 टेडबीएफ फाइटर जेट्स को खरीदना चाहती है। वहीं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का मानना है कि नौसेना की मांग 100 यूनिट तक जा सकती है। फिलहाल तो ADA AMCA प्रोग्राम के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का बजट हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टेडबीएफ की अगर बात करें तो टेडबीएफ का जो क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू है, जिसे कि CDR कहा जाता है, वो 2024 के मध्य तक पूरा हो जाएगा और इसके बाद इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे ये जो टेडबीएफ प्रोग्राम है वो अपनी गति पकड़ रहा है और भारतीय नौसेना भी इन्हें खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार इस प्रोग्राम के लिए भी 14,000 करोड़ रुपए का जो आवंटन है वो कर सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने एडवांस धनुष 155 mm/52 कैलिबर आर्टिलरी गन का जो इंटरनल परीक्षण है उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, यानी कि आंतरिक परीक्षण इसके पूरे हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि इसके प्रोटोटाइप के कठोर परीक्षण भारतीय सेना के द्वारा किए जाएंगे, जिन्हें कि यूजर ट्रायल कहा जाता है। कंपनी के अधिकारियों का दावा यह भी है कि एडवांस धनुष में अपने पहले वाले वर्जन से लगभग 80% कंपोनेंट्स को ये साझा करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एयरबस डिफेंस भारतीय वायुसेना को पहला C295 एयरक्राफ्ट 13 सितंबर को सौंपने वाली है और जो दूसरा C295 है वो अब अपनी फाइनल असेंबली में है एयरबस फैसिलिटी स्पेन में और 2024 में इसकी डिलीवरी होगी और करीबन 16 C295 फ्लाईवे कंडीशन में भारत को 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे और उसके बाद जो 40 मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट हैं वो 2026 से 2031 तक इंडियन एयरफोर्स को मिलने लगेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि फ्रांस के सैफ्रन और HAL का जो जॉइंट वेंचर है वो साथ में मिलकर 13 टन के इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के लिए इंजन तैयार करेंगे और कहा जा रहा है कि ये अगले 3 महीनों में तैयार हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि भारत को इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी मिलेंगे। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए फंडिंग प्रपोजल को जल्द ही जमा भी करा दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट में बड़ी संख्या में जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा, ताकि ये तय समय पर तैयार हो सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स ने जेट पैक सूट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे कि ग्रेविटी इंडस्ट्री ने तैयार किया है। आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना शुरुआत में 48 जेट पैक सूट लेगी, जो कि भारतीय सेना को टेक्निकल एडवांटेजेस प्रदान करेगा, वो भी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कार्बोनम लिमिटेड ने आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, ताकि दोनों ही मिलकर एक कटिंग एज नैनो मटेरियल रीइंफोर्स कंपोजिट पार्ट्स को तैयार कर सके, जिससे कि ड्रोन्स हल्के, मजबूत और ड्यूरेबल हो सकेंगे। आपको बता दें कि इस नैनो मटेरियल कंपोजिट में काफी सुधार किए गए हैं, जो कि इसे हायर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एक बढ़ी हुई टफनेस और बेहतर इलेक्ट्रिक और थर्मल कंडक्टिविटी प्रदान करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के P-8I एयरक्राफ्ट ने एक मेड इन टेस्ट ड्रॉप किया है शार्क सर्च एंड रेस्क्यू किट का, जिसे कि DRDO के द्वारा तैयार किया गया है और यह भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा, खासकर कि लाइफ सेविंग मिशंस में, जिससे कि भारतीय नौसेना तट से काफी दूर इसको ऑपरेट कर सकती है। इस स्वदेशी सर्च एंड रेस्क्यू किट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये 8 पर्सनल्स को एकोमोडेट कर सकता है और इसमें कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हैं जो कि 15 दिनों तक की सर्वाइविलिटी प्रदान करते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तुर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल हो चुका है। ऐसे में ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन है, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसियों के पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हो जाएंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के लिए ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान के कान प्रोजेक्ट में शामिल होने की बात है तो वो ठीक है, क्योंकि वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को नहीं खरीद सकता है और 2035 तक भी ये उनके लिए संभव नहीं है। वहीं तुर्की 2027 से इनका उत्पादन शुरू करेगा और वो शुरू में इसके 10 लिमिटेड स्केल प्रोडक्शन को जारी करेगा और 2032 तक ही वो इसे शामिल कर पाएंगे। हालांकि टर्किश प्रोग्राम को यहाँ पर एक एज जरूर मिली है, लेकिन भारत का AMCA प्रोग्राम भी इस समय तक काफी हद तक तैयार हो जाएगा
क्योंकि AMCA के लिए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वो अब मैच्योर हो चुकी है और भारत आसानी से अपने इस प्रोग्राम में आगे बढ़ पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उत्तर प्रदेश STF ने केंद्रीय एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ मिलकर शामली से एक ISI एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है और इस एजेंट का नाम है कलीम। उसके पास मिले मोबाइल से इस बात का खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान में मौजूद ISI के ऑफिसर के साथ लगातार कांटेक्ट में था। उसे भारत में दंगे फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की साजिश का जिम्मा सौंपा गया था। यही नहीं, कलीम को उत्तर प्रदेश के सैनिक ठिकानों और राफेल विमानों की जासूसी का जिम्मा भी सौंपा गया था। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की जा रही कि इसने अभी तक क्या क्या चीजें पाकिस्तान को मुहैया कराई है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में भारतीय सेना, BSF और कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इस दौरान 5 AK राइफल, 4 हथगोले, 7 पिस्तौल समेत भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इससे पहले NIA ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में छापेमारी की थी और इस इलाके में रहने वाले संदिग्ध लोगों की तलाशी की जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चंद्रयान 3 को 5वें ऑर्बिट 153 किलोमीटर बाय 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का नाम मैनूवर कहा जाता है। इसके तहत अंतरिक्षयान के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे एक निश्चित तरीके से धकेला जाएगा, जिससे इसका रास्ता ज्यादा सर्कुलर हो जाता है और अब स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी करेगा। और 217 अगस्त को ही propulsion और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए थे। लैंडर के propulsion मॉड्यूल से अलग होने और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि propulsion मॉड्यूल से लैंडर के सफलतापूर्वक अलग होने के बाद लैंडर से जुड़ी स्थिति का पता लगाने वाले कैमरों के द्वारा चंद्रमा से कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है और अब नेपाल ने भी BRI से जुड़ने का ऐलान कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने होने वाले चीनी दौरे पर BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। प्रचंड ने कहा कि चीन नेपाल में BRI के तहत एक बड़े प्रोजेक्ट को विकसित करने पर काम करे। चीन और नेपाल के बीच साल 2017 में दोस्तों समझौता हो चुका है। हालांकि प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए थे। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि प्रचंड ने कहा है कि मेरी यात्रा के दौरान एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण पर समझौता होगा। हालांकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताया है। यही नहीं, नेपाल अब चीन के GDI प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। पिछले दिनों नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर चीन से विवाद हो गया था। चीन ने यह दावा किया कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट BRI के तहत बनाया गया है, लेकिन नेपाल सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया था। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश चीन के साथ ठीक उसी तरह के बिजली व्यापार के समझौते करने जा रहा है जैसा कि भारत के साथ किया गया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नेपाल की बांग्लादेश के साथ भी बिजली व्यापार समझौता करने की योजना है। नेपाल का भारत के साथ पहले से ही बिजली व्यापार समझौता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।